नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों ने दिवाली काफ़ी अच्छे रूप से मनाई होगी और खूब सारे पटाखे फोड़े होंगे, जिसमें आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखा होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा होगा और खूब सारी मिठाइयाँ भी आपने शेयर की होंगी। ठीक है, तो 2 दिन से हमारा लेक्चर नहीं आ रहा था। 2 दिन का पूरा करंट अफेयर हम आज डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद से हमारा लेक्चर कंटिन्यू रूप से होगा। भाई कोई भी आपका टॉपिक छूटता नहीं है, जो भी टॉपिक रह जाता है वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है। आज का पहला टॉपिक ये है कि आपने न्यूज़ सुनी होगी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है एफएटीएफ ने। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एफएटीएफ क्या है, और अगर आपको ये पाकिस्तान को बाहर किया गया है तो आप मेंस में इसका कोट कर सकते हैं और प्रीलिम्स में एक आध स्टेटमेंट आ जाता है तो उसको आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, पाकिस्तान 4 साल से ग्रे लिस्ट में था और 4 साल के बाद इसको बाहर किया गया है। और एक्चुअली क्यों रखा गया था ग्रे लिस्ट में, क्योंकि फाइनेंसिंग जो जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित समस्याएं पाकिस्तान में देखने को मिलती है और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद भारत में देखने को मिलता है, तो भारत का भी एक प्रयास था कि इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए और इसके अलावा भी उसको ब्लैक लिस्ट में भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। और यहाँ तक इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का थोड़ा सपोर्ट हुआ है पाकिस्तान के फेवर में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम एफएटीएफ को पढ़ें। तो एफएटीएफ क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और एक ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को मॉनिटर करती है। कहीं आप टेरर को फाइनेंस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो ये और अगर आप ऐसी फाइनेंस तो नहीं कर रहे हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के रूप में बढ़ावा देते हो। ठीक है, मतलब कि नरसंहार के रूप में बढ़ावा देते हो, तो इसके संबंध में बात करती है एफएटीएफ। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। भारत के अलावा इसमें, भारत सहित इसमें कितने 39 मेंबर हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय करती है कि हम प्रिवेंट करें किसको, इलीगल एक्टिविटी, जो क्या करे, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा ना दे, काउंटर टेररिज्म को हम उसको कम करने के लिए प्रयास करें ताकि जो आतंकवाद है उसको मतलब कि बढ़ावा ना मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट पढ़े। तो ग्रे लिस्ट क्या है एक्चुअली, इसका ऑफिशियली नाम है क्या, जूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप एग्जाम में आपसे ग्रे लिस्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग किस संस्थान से संबंधित, तो आप याद रखेंगे एफएटीएफ से संबंधित है, जिसको हाल ही में पाकिस्तान को बाहर किया गया है। ठीक है, अगर कोई कंट्री इसमें रहता है तो उसके ऊपर वो उसे क्या करना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना पड़ेगा, टेरर फाइनेंसिंग को कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और जो भी मतलब फाइनेंसिंग जो नरसंहार वेपन को बढ़ावा देते हैं, मास डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं, तो उसको कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर आप ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं कि आपको इकोनॉमिक सेंशन आपके ऊपर लग सकते हैं और वर्ल्ड बैंक के मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके सैंक्शन आपके ऊपर लग सकते हैं। आपको बाहर से वित्त की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब कि कहने का मतलब है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इंटरनेशनल रूप से आपका बायकॉट होगा और आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट, जिसको पाकिस्तान को इसमें शामिल करने का प्रयास भारत के द्वारा खूब किया गया लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, उसके कुछ जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं। इसको किया जाता है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, मतलब कि अगर कोई कंट्री इसमें और सेंशन हो गया, इसमें शामिल हो गया, तो उसके ऊपर रिस्क, उसके ऊपर सेंशन बहुत खतरनाक लगेंगे। वो पूर्णतः क्या होगा, अलगाव हो जाएगा, विश्व से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, संपूर्ण विश्व उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी, बंद पड़ जाएंगे, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, पूरी तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो लिस्टें, आप इसको ऑफिशियल नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान के साथ साथ निकारागुआ को भी
इस लिस्ट से बाहर किया गया है। तो इस आपकी न्यूज थी तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब इसके कुछ रीजनल सेंटर्स हैं, बॉडीज हैं एफएटीएफ की, तो आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत किस में आता है? एशिया पैसिफिक ग्रुप में आता है। इसके अलावा ईएजी ईस्टर्न एशिया ग्रुप में है, ठीक है, तो ये गायवा है, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रुप है तो इसको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं। इसमें 39 मेंबर है, तो एक बार आप इसको रफली पढ़ लेंगे तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ और कोऑपरेशन, मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रसिया फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसका हॉट कट कहाँ है? पेरिस में है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब अभी हाल ही में क्या हुआ, हमारा रुपी कमजोर हो रहा है, तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि इंटरनल अगर हम अपने रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, इंटरलाइजेशन करेंगे ऑफ रुपी का, तो उसके बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए चर्चा में था। इसका मतलब है कि अगर हम अपने रुपी का इंटरलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे रुपी की जो मांग है वो इसमें बढ़ेगी। हम लोकल करेंसी में क्या कर पाएंगे? क्रॉस बॉर्डर का ट्रेड कर पाएंगे, हम पूर्ण रूप से डॉलर पर डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारी। तो हमारी जो डॉलर के अपेक्षा हमारा रुपए जो कमजोर होता है तो वो भी समस्याएं दूर धीरे धीरे होती हमको दिखेंगी, ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो करंट अकाउंट प्रेजेंट में जो कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब बोलते हैं परिवर्तनीयता, ठीक है, तो ये अभी हमारे यहाँ है, कैपिटल अकाउंट की नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोकल फाइनेंस एसेट को फॉरेन फाइनेंस एसेट में चेंज कर सकते हैं, और इसका उल्टा मतलब कि फॉरेन फाइनेंस एसेट को लोकल फाइनेंस में भी इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें सरकार आपका, बैंक आपका कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्थाएं क्या हो गई? एक हो गई। इसका मतलब ये है कि आप इजीली क्या कर पाएंगे? निवेश कर पाएंगे, वहां से एग्जिट कर पाएंगे, वहां से बहुत सारी प्रावधान आप इजीली कर पाएंगे, और लोग इन्वेस्ट भी अट्रैक्ट होगा। तो अभी भारत में क्या है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी हमारे यहाँ पार्शियली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। ये तारापुर समिति थी, उसने कहा था कि धीरे धीरे आप इसको कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी बढ़ाओ। कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि हमारे यहाँ बाहर से निवेश आता है 10% से ऊपर, तो उसको भी आराम से लोग, मतलब कि फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर पाए, उसको बाहर ले जा पाए, तो इसलिए मतलब कि इसके बहुत सारे रिस्क हैं। आपने आपने सुना होगा साउथ एशियन कंट्री के, मतलब कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उस समय में इनने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रखी थी, तो इसकी वजह से वहां पे रिस्क आया, तो वहां से हमने कुछ सीखा कि हमने फुल रूप से नहीं रखी, हमने क्या रखा है, पार्शियली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। और करंट अकाउंट के संबंध में हम फुली क्या है, कन्वर्टिबिलिटी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? अगर मान लो फुली अकाउंट है तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट ड्यू टू मतलब कि रिड्यूस होगा, और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है उस पर हमारी जो निर्भरता है वो भी क्या होगी, कम हुई, क्योंकि हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैश्विक मांग में बढ़ेगा, तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो डॉलर है या करेंसीज है, एसडीआर है, तो उन पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन हम क्या होंगे, जो संवेदित जो एक्सटर्नल शॉक आता है, मतलब कि वैश्विक मंदी आ गई, बहुत सारी समस्या आ गई, तो हमारी जो संवेदनशीलता है वो भी कम होगी। और इंडियन बिजनेसमैन है वो इजीली क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी क्रॉस बॉर्डर के संबंध में हमको कम देखने को मिलेगी, तो हम इजीली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और हमारी आर्थिक गतिविधियां भी क्या होंगी, बढ़। अब कोई चीज आती है तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी आते हैं। अगर मान लो हमने फुली अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दी, तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको आरबीआई निर्धारित करता है, तो मान लो हमारा रुपया विश्व वैश्विक रूप से इंगेज हो गया, तो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो बहुत कम रूप से इफेक्टिव होगी, और बहुत सारी चैलेंजिंग समस्याएं हमारे सामने देखने को आएंगी। हम महंगाई को कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से निर्भर हैं,
हम ये मतलब कि ये समस्या हमको देखने को मिलेगी। और नॉन रेसिडेंट जो होल्डिंग जो रुपी है वो भी हमको देखने को मिलेगा इंडियन एसेट में, तो ये भी समस्या है। और हम जो एक्सटर्नल शॉक आते हैं, मतलब कि पेंडेमिक आ गया, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया चाइना के संदर्भ में आप देख सकते हैं, और कोई रिसेशन आ गया तो उसके संबंध में हमें बहुत सारी गंभीर रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समस्या है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप आपके यहाँ महत्वपूर्ण है क्या, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। करंट अकाउंट, अच्छा कमेंट करके आप बताना करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वैसे मैं पूरा डिस्कस करता हूं, लेकिन आज आप कमेंट करके ये बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेट को कहा है कि अगर आप कोई हेट स्पीच देता है तो उसके अगेंस्ट आप लॉ के अकॉर्डिंग क्या करो, केस दर्ज करो। सुमोटो के आधार पर कोई कंप्लेंट करे या ना करे तो आप क्या करो, तब भी केस उसके ऊपर लगाओ। ऐसा सरकार ने कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को कहा है, उत्तराखंड को कहा है, उत्तर प्रदेश को कहा है। सुमिट का मतलब है कि आप स्वैच्छिक रूप से अपने आप केस दर्ज करो, आपको सामने कोई आ गया और कहा है कि आप आईपीसी के कुछ प्रोविजन है, एक 153A 153B और 295A के तहत आप इन पर केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने किसी व्यक्ति के ऊपर अगर उसने हेट स्पीच दी है, अगर आपने उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज नहीं किया है तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो आपके ऊपर एक प्रक्रिया, आपके ऊपर बहुत सारी मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है, तो इसको भी उन्होंने कहा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है केवल उच्चतर न्यायपालिका को दिया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है विभिन्न राज्यों के, उनको। और हेट स्पीच के संबंध में हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लॉ कमीशन की रिपोर्ट 267 ने कहा था कि अगर कोई प्राइमरी, कोई रेस मतलब कि कोई जाति, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसको हेट स्पीच की श्रेणी में लाया जाएगा, और वो हमारी जो कम्युनल हार्मोनी है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है, तो उसको भी नेगेटिव, उसको भी हेट स्पीच के श्रेणी में हम ला के आएंगे। ऐसा ही कुछ विश्वनाथन कमेटी एंड बेज बरुआ कमेटी ने कहा था, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। अगर आपसे हेड स्पीच से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसको आप कर सकते हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वो जनजाति लोग हैं उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। सरकार क्या चाह रही है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 को चेंजेस करना चाह रही है, ताकि हमारा ईज ऑफ बिजनेस हो, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इजीली क्या हो, अप्रूवल हो। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि इसमें इजीली एक्सेस होना चाहिए और डेवलपमेंट का ग्रोथ अच्छे से हो पाए और समावेशी विकास हो सके, कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने कुछ बात की है और इसको भी हम पढ़ेंगे, होल्ड पे रखा है इन रूलों को। और इन रूलों को सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत लाना चाहती है। उद्देश्य हमने पता ही है कि अप्रूवल की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है और इंडिया में फॉरेस्ट को क्या करना है, इंक्रीज, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज भी करना है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट, मतलब कि कोई फॉरेस्ट लैंड है और इसको नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस के लिए, हाईवे डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के लिए, लाइन के लिए, माइनिंग के लिए डाइवर्ट करने की प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो इसलिए कुछ जनजातीय लोगों ने और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने इस संबंध में बात की है कि इसको होल्ड पे रखा है। अभी हम देखते हैं इसके कुछ की प्रोविजन है कि इसके तहत के एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है जो रीजनल एम्पावर कमेटी होगी, और इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस और स्क्रीनिंग कमेटी एट स्टेट या यूटी लेवल पे काम करेगी। और ये स्टेट क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबल होगा जो फॉरेस्ट डवेलर हैं, जो इस पे निर्भर रहते हैं, उनको फॉरेस्ट राइट देने के लिए। और इसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि कुछ काइंड प्रोजेक्ट के लिए कि अगर आप इसमें अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसमें अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसमें कुछ कंसर्न हो रहे हैं कि इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट तो 2006 के अगेंस्ट है, जिसमें क्या जाता है, फॉरेस्ट डवेलर को उनका अधिकार दिया जाता है कि फॉरेस्ट में किसी को अपने जो प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, उनको अपने जीवन यापन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उनको कुछ एकड़ जमीन दी जाती है 4 हेक्टर के संबंध के आसपास, ताकि, और इससे संबंधित कुछ बाधाएं देखने को मिल रही हैं। ट्रेडिशनल लैंड को आप क्या कर रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी क्या होगा, वहाँ पे विविधता है, उनका जीवन यापन है, पुनर्वास से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बारी ये समस्या है। और ग्राम सभा पहले एनओसी देती थी
सारी समस्याएं कौन निदान करता था? ग्राम सभा। तो उनकी पावर को भी कम करने का प्रयास किया गया है ताकि अप्रूवल स्ट्रीमलाइन हो। तो ये भी सारी समस्याएं हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब क्या है। तो आर्टिकल 338 ए के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। सिविल राइट मतलब कि सोशो इकोनॉमिक लीगल सिविल राइट के संबंध में बात करता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 22 चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर होते हैं, और इसको प्रेसिडेंट के वारंट और हैंड की सील के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें ओरिजिनली रूप से आर्टिकल 368 के तहत इसमें SC ST के लिए स्टेब्लिश किया गया। दोनों के लिए एक ही कमीशन था, लेकिन 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में इसमें सेपरेट कमीशन स्टेब्लिश किया गया। SC ST सॉरी 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और नेशनल कमीशन फॉर SC ST के लिए कमीशन स्टेब्लिश किया गया। एक ही थे दोनों के। लेकिन 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उनने क्या किया, SC के लिए अलग कमीशन बना दिया, ST के लिए अलग। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें हमने पढ़ ही लिया कि एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर होते हैं, 22 चेयरपर्सन होते हैं, और एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और 338 के तहत किसके लिए है, SC के लिए। 338 ए के तहत किसके लिए है, SC ST के लिए। और 338 B के किसके लिए है, OBC के लिए कमीशन बनाया गया है, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कमेंट करके आप ये बताइएगा कि इसको किस संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान बताएंगे। ठीक है, चलो, तो हमने पढ़ लिया। अब शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में क्या हो रहा है, साउथ की जगह नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड है, उसमें 2011 से लेकर 2022 तक 42% का इंक्रीज देखने को मिला है। जबकि जो साउथ के स्टेट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में 32.4% का हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो साउथ की जगह नॉर्थ में शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल रूप से हमको ये नॉर्थ में ही शुगर केन का प्रोडक्शन में गन्ने की खेती की जाती थी। लेकिन न्यू जो शुगर केन जो एरिया है वो हमको तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिले। लेकिन फिर से क्या हो रहा है, शिफ्टेड हमको इधर ही देखने को मिल रहा है। तो हम तो सारा डिस्कशन करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा किसने कहा है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने कहा है रिपोर्ट में अपने में। ठीक है, रीजन क्या क्या है, नॉर्थर्न एरिया क्या है, ज्यादा क्या है, इरिगेशन संबंधित मतलब फैसिलिटी देखने को मिलती है। स्टेट एडवाइजरी जो प्राइजेस हैं, जो FRP जो फेयर एंड रिन्यूमेटिव जो प्राइज है उसके अपेक्षा अधिक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो भी एक पॉलिसी सपोर्ट भी है जो कि नॉर्थ में सबसे ज्यादा ऑफर की जाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है एक्चुअली इसमें, और साउथ के स्टेट क्या कर रहे हैं, वाटर को मतलब कि हाई वैल्यू क्रॉप की उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनको अधिक से अधिक क्या हो, उत्पादन हो। तो ये भी एक रीजन वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ये आप देख पा रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में। ये 4 स्टेट आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक न्यूज पड़ी थी कि सबसे ज्यादा हम शुगर प्रोडक्शन स्टेट बन गए हैं। 10 अक्टूबर की न्यूज थी, हमने इसको डिस्कशन किया था। सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन अब कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट हमने सबसे ज्यादा कर रहे हैं कहां पे, शुगर को अदर देशों में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि शुगर के लिए कुछ क्लाइमेट कंडीशन क्या होती हैं। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भारत में इसको देख सकते हैं। लार्जेस्ट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। तो आप किसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सॉरी तमिलनाडु है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। और इसको मतलब कि अगर टेम्परेचर इनको 32 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये सभी प्रकार की मतलब कि सॉइल में सैंडी से लेकर कैली मतलब कि लोम तक उग सकता है, मतलब कि फर्टिलाइज होता है। लेकिन इसमें अगर टेम्परेचर वेरी हाई और वेरी लो होता है तो इसमें इसकी जो जूस क्वालिटी है वो उसको कम देखने को मिलती है और उसकी शुगर क्वालिटी भी हमको कम देखने को मिलती है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली इस बात को भी इसीलिए ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक जनरल कंसेंट ऑफ CBI चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने जो जनरल कंसेंट थी वो दे दी है।
सीबीआई को आप कोई भी केस क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। दो चीजें होती है, कि जनरल कंसेंट होती है, कि स्पेशल कंसेंट होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जनरल कंसेंट में क्या होता है, कोई भी स्टेट, अगर किसी स्टेट ने एक बार किसी सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दी, तो वो सीबीआई क्या करेगा, स्टेट की परमिशन के बिना उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई भी केस हो। अगर स्पेशल कंसेंट दे दी, मतलब कि कोई अगर स्टेट इस उसी केस के लिए स्पेशल कंसेंट देगा कि आप इसमें इस केस की इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो उसी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा केस आ गया तो उसको दोबारा कंसेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन जनरल कंसेंट में उसको बार बार केस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई राज्य क्या कर रहे हैं, अपनी जनरल कंसेंट वापस ले रहे हैं, स्पेशली जो जिसमें बीजेपी का शासन नहीं है। क्योंकि आप कई आरोप लगते हैं कि बीजेपी के द्वारा, मतलब कि सरकारों के द्वारा, बीजेपी नहीं कोई भी सरकार हो वो उसका दुरुपयोग करती है। और इसमें क्या आरोप लगते हैं कि सरकारों के द्वारा सीबीआई का गलत उपयोग किया जाता है, तो इसलिए जनरल कंसेंट कई राज्यों के द्वारा वापस ली गई है। तो ये मुद्दा बना रहता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अब एक्चुअली क्या होता है, सीबीआई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीबीआई क्या करती है, जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन करती है। और इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत इसको गवर्न किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कंसेंट मैंने स्टेट में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो उस कंसेंट लेना आपको मैंडेटरी है, तो इसको केस स्पेसिफिक कंसेंट बोलते हैं कि जनरल कंसेंट बोलते हैं, इसमें हम लोग पढ़ लिया। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दे दी, हाई कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दे दी, तो उसमें कंसेंट में राज्य की आपको आवश्यकता नहीं है, उसको सीबीआई इजीली रूप से वहां पे काम कर सकती है बिना कंसेंट के। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसको सबसे पहले 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया 97 कमेटी के बाद। लेकिन इससे पहले 1941 में, मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको स्टेब्लिश ब्रिटिश ने किया, लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद 1963 में स्टेब्लिश किया 97 कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। सीबीआई भी इसको ऊपर निगरानी रखता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रेजेंटली कहाँ है, डीओपीटी में है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, डिपार्टमेंट में, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत स्पेशल रूप से आता है। ठीक है। स्टेचुरी बॉडी नहीं है, हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक ऑफेंस, एंटी करप्शन और स्पेशल क्राइम संबंधी भी डिवीजन इसमें देखने को मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ लिया। अब स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक चर्चा में है। इसका मतलब है रसिया के ऊपर एलिगेशन लगी है कि रसिया स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक का उपयोग कर रहा है ताकि युद्ध हमास कैसे भी जीत सके। स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक का मतलब है कि आप एनिमी को इस तरह से बर्बाद कर दो, जो उसके रिसोर्स है, संसाधन है, जिस पर वो निर्भर है, उसके पूरी तरह डिस्ट्रॉय करो, ताकि वो आपकी समझ से घुटने क्या कर दे, टेक दे। हम वहाँ पे एनर्जी, हंगर, सारी जो जितने भी संसाधन है आप उसको नष्ट कर दे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कॉच अर्थ टैक्टिक। इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के द्वारा यूज किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिनेवा कन्वेंशन में इसको बैन किया गया है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान आप इस तरह की टैक्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, इस बात को, जिनेवा कन्वेंशन को याद रखेंगे आप। इसको 1949 में लेके आए थे। इसमें बिहेवियर को गुड बिहेवियर होना चाहिए, आपको वार के दौरान आपको ह्यूमनिटी का पालन करना चाहिए, इससे सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें की गई हैं मानवता के संबंध में। ठीक है, बस इतना से ध्यान आपको रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चर्चा में है, और ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान का स्टेट वर्ड है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और साइट के अपेंडिक्स 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत, मतलब कि 1972 का ओरिजिनल ही शेड्यूल 1 में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के द्वारा चलाया गया है, और इसके प्रोटेक्टेड एरिया राजस्थान में आपको डेयरी नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में रालापडू नेशनल पार्क और करेरा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है। आयुष्मान का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर है। ठीक है। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप चर्चा में है। वैक्सीन में चुलेरा की वैक्सीन के संबंध में जो वैक्सीन है वो शॉर्टेज देखने को मिला है। 2 डोज वैक्सीन मतलब की शॉर्टेज देखने को मिला है। चुलेरा क्या है, एक डायरियल डिसीज है, इसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है फेटल लेवल पे। इसको कोऑर्डिनेशन 1997 में स्टेब्लिश किया गया मैनेज करने के लिए, और किसके द्वारा, आईएफआरसी, एमएसपी, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ताकि जो वैक्सीन से संबंधित समस्या है उसका क्या हो, इफेक्टिव रूप से मैनेज कर सके। ठीक है। सर्कुलेशन होना चाहिए, मतलब कि इस वैक्सीन के संबंध में सप्लाई चेन को क्या करना है, इनहेंस करना है, तो सारी बातें उसमें की गई। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ
आईबी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने ब्रॉडकास्टिंग के लिए ऑन रूप से निर्भर नहीं हो सकती। अगर उनको ब्रॉडकास्टिंग करना है तो प्रसार भारती पे अपना करेंगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री अलग से अपना नहीं करेंगी ब्रॉडकास्ट, किस पे करेंगी, प्रसार भारती पे। तो ये चर्चा थी। अब प्रसार भारती हमारे लिए महत्वपूर्ण है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, इस ऑटोनॉमस बॉडी है। इसको प्रसार भारती एक्ट 1900 प्रसार भारती एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया, और ऐसी कुछ गाइडलाइन ट्राई ने पहले भी दी हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार ने मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं उसमें कुछ वायलेशन किया गया, जो एफसीआरए जो एक्ट है उसका, तो इसलिए उसमें बैन लगाया गया। ठीक है। तो हमारे लिए एफसीआरए महत्वपूर्ण है। फॉरेन अगर आपको डोनेशन लेना है विदेशों से, तो आपको इस जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा डोनेशन ले रहे हैं तो वो इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ऐसा डोनेशन होना चाहिए। ठीक है। इसको 1976 में सबसे पहले लाया गया एक्ट को, 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसके तहत एनजीओ अगर आपको फॉरेन फंड आपको लेना है तो आपको भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को ध्यान में रखना होगा, उसके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका वो टोटली आप बैन हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम्युनल हार्मिंग को आप क्या करो, बर्बाद करने का प्रयास करो। ठीक है। दूसरा, प्रोविजनल एक्ट ये क्या कहता है, एफसीआरए एवरी पर्सन एनजीओ के संबंध में बात करता है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक दिल्ली में आपको अकाउंट होना चाहिए, और यूटिलाइज ओनली वन पर्पज के लिए कोई फंड होना चाहिए। एनुअल रूप से आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, और किसी दूसरे एनजीओ का फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और आपको 5 साल बाद इसका, अगर आप एक बार लाइसेंस ले लेते हैं तो 5 साल तक आप वैलिड रहेंगे, लेकिन आपको दोबारा रिन्यू कराना 6 मंथ में आपको कराना पड़ेगा, अन्यथा नहीं कराया तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखें। कैंडिडेट के लिए आप इलेक्शन नहीं ले सकते, अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन तो उसके लिए फंड नहीं ले सकते। और जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, वो भी फंड नहीं ले सकते। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी नहीं ले सकते। लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस, वेरिया जो भी ऑफिस है वो भी फंड नहीं ले सकते। ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी नेचर में वो भी फंड नहीं ले सकते। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा सकता है। भूत कोला कंतारा मूवी चर्चा में थी, तो इसमें रिचुअल है उसको भूत कोला नाम से इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, एनुअल रूप से परफॉर्म करते हैं। और जैसा आप ये व्यक्ति देख पा रहे हैं, जो परफॉर्म करता है वो अपने आप को गॉड, उसमें गॉड आ जाते हैं, वो जो कहता है वैसा होता है। तो ये भूत कोला क्या है, परंपरा है, इसको कंतारा मूवी में मतलब कि दिखाया गया है। ठीक है। तो इसमें कुछ सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने इसमें कुछ मतलब कि स्टाइपेंड भी देने का कुछ घोषणा की है, तो इसमें इम्पैक्ट इनको देखने को मिला है। यक्षगान कर्नाटक का एक फोक है, उससे प्रभावित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये भूता कन्नड़ा, उत्तरा कन्नड़ा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तुलु स्पीकिंग बेल्ट से संबंधित देखने को मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बस एक चर्चा में थी, आपसे पूछा जा सकता है भूता कोला क्या है, तो आप रिचुअल है और लोकल स्पेसिफिक डाइटिस को प्रभावित करते हैं, और जो परफॉर्म करता है उसमें गॉड से संबंधित सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, जो वो कहता है वैसा होता है। ठीक है। चल, नाडेको फाइनेंस कमेटी चर्चा में है। नेशनल रियल एस्टेट स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया है, ताकि रियल एस्टेट से संबंधित डेवलप है उसको इजी एक्सेस कर सकें, फंड के अच्छी अच्छी बातें कर सकें। और नाडेको क्या है, एक अपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत काम करती है, इसको महुआ बोलते हैं। ठीक है। और रियल एस्टेट से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित बात करना। अग्नि प्राइम चर्चा में इंडिया ने एक इंडियनियस डेवलप न्यू जनरेशन मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल को चर्चा मतलब कि सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट किया है। 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड इसमें प्रोपेलेंट मिसाइल देखने को मिलती है। 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और अग्नि 3 मिसाइल को एक लेस देन मतलब कि इसको प्रोपेंशन देखने को मिलता है। 6th मिसाइल अग्नि के स्वरूप में देखने को मिलती है, इसको फर्स्ट डिक्लेयर MIRV की मिसाइल के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। अब आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अब्दुल कलाम के द्वारा माननीय हमारे चालू किया गया, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि मिसाइल रहती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी मिसाइल इसके तहत की गई है। और अग्नि प्राइम मिसाइल किस पे है, इस अग्नि पे समुद्र में बात करती है। हम यहाँ तक अग्नि 5 तक
पहुंच चुके हैं, अग्नि 5 पे स्पेशल रूप से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 4 तक हमने टेस्ट कर लिया है। ठीक है, दो तरह की मिसाइल होती है, एक ब्लास्टिक होती है, क्रूज मिसाइल होती है। ब्लास्टिक क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका पाथ ये होगा तो इसको इजीली जो रडार होगा वो डिटेक्ट कर पाएगा, इसका मतलब ट्रेजेक्टरी होगी। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होगी इसका पाथ ये होगा तो इसको रडार क्या होता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एटीट्यूड इसका हाई होगा, किसका, ब्लास्टिक का, लेकिन क्रूज का क्या होगा, लो होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कौन, इजी डिटेक्ट हो जाएगी कौन, ब्लास्टिक, जबकि हार्ड टू डिटेक्ट होगी। तो ये सारी समस्या, मतलब कि इसकी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। इसकी सबसे स्पीड अधिक होगी, 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, चाइना+1 स्ट्रेटजी चर्चा में है। ध्यान रखेंगे, चाइना क्या चाहता है कि अधिक से कंपनियां एक जगह पे स्टेब्लिश ना हो, अधिक मतलब कि डेस्टिनेशन उसकी इन्वेस्ट करने की क्या हो, अलग अलग हो, इसलिए इसको बोलते हैं चाइना+1 डेस्टिनेशन। ठीक है, manufacturing plant to Asian country other than China to diverse their supply chain, India can become a major beneficiary from the trend। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। पुलित्जर प्राइज चर्चा में है। इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस के द्वारा दिया जाता है। बाइस कैटरिंग में किससे संबंधित, आप याद ध्यान रखेंगे, जर्नलिज्म से संबंधित है। इसको जोसेफ पुलित्जर के द्वारा 1917 में स्टेब्लिश किया गया। और पहले जो भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल, उनको ये पुरस्कार 1937 में मिला। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप को 50 साल पूरे हो गए हैं, नैनीताल में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके कुछ मेजर लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है, यूरेनस के संबंध में डिस्कवरी में बात की, रिंग जो सैटर्नल है उसकी रिंग के संबंध में एडिशनल बात की इनने। ठीक है, गामा रे बस्ट के संबंध में बात की, और माइक्रो लेंसिंग इवेंट के संबंध में भी इनने को चर्चा की, जैसा आप यहाँ पे ये वाली है। ठीक है, नैनीताल में आप देख पाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चर्चा में है, इस पे इलीगल माइनिंग हो रही है, ऐसा एनजीटी ने कहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जिम कॉर्बेट है, ये हास्कोट है, ये वैली ऑफ फ्लावर है, ये केदारनाथ है, राजा जी नेशनल पार्क है, नन्दा देवी नेशनल पार्क है, यमुना और भागीरथी नदी है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऊपर वैली ऑफ फ्लावर। सबसे ऊपर कौन सा है, ये आपको किश्तवाड़ देखने को मिलेगा, फिर हेमेसियाई एल्टीट्यूड, और सबसे नीचे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर नामदफा और इधर आपको गिर आपको देखने को मिलेगा, और राजस्थान में आपको इसको आप एक बार पॉज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको मतलब कि रिलेटिवली लोकेशन आपको देखना है, एग्जाम में रिलेटिवली लोकेशन से प्रश्न बनते हैं, तो इसको पॉज करके आप एक बार सारे नेशनल पार्क को देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।